लोग पार्ट 2 पर हैं। पार्ट 1 यूट्यूब पर पड़ चुका है। पार्ट 2 की शुरुआत आज से मैराथन की फिर है। यूपी पुलिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है और इस क्वेश्चन को देखना है क्या इसका आंसर होगा। यूपी पुलिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाते चलिएगा जो जो इंपॉर्टेंट बताते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन में है बदरुद्दीन तैयब जी, दूसरे ऑप्शन में है अबुल कलाम आजाद, तीसरे है रफी अहमद किदवई और डी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना। किसकी स्थापना? तो आप बताएंगे कांग्रेस की स्थापना की बात होगी। किसकी स्थापना की? कांग्रेस की। तो याद रखना है कांग्रेस की स्थापना 1885 में। कब हुई थी? 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की। फिर पूछेगा कि प्रथम अध्यक्ष दिसंबर 1885 कर लीजिए, दिसंबर 1885 पूछेगा कि ये बताइए प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखेंगे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम अध्यक्ष तो आपको बताना है प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर है। तो याद रखना है प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन आया? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। अगर आपसे पूछेगा कि दूसरे अध्यक्ष कौन है तो आपको बताना है दादा भाई नौरोजी। दूसरे अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है दादा भाई नौरोजी। और याद रखना है कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और याद रखिएगा ये तीसरे अध्यक्ष माने जाते हैं। चौथे अध्यक्ष? तो आप कहेंगे तीसरे अध्यक्ष। क्लियर है। तो प्रथम कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 और मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। और दूसरे कौन हो गए? दादा भाई नौरोजी। नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आइए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी किस राज्य में? भूदान आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी। ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। क्वेश्चन पूछ रहा है भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी। आपको बताना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या आपको बताना है राजस्थान। तो याद रखना है इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछेगा तो याद रखना है 1951 और 52। और इनको शुरुआत करने वाले कौन व्यक्ति थे? तो भूदान आंदोलन के जनक माने जाते हैं तो विनोबा भावे। कौन थे? तो याद रखेंगे विनोबा, आचार्य विनोबा भावे। विनोबा याद रखेंगे क्या? भावे। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछेगा कि किस राज्य से इसकी शुरुआत हुई तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश। कहां से? तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। और शुरुआत कब से? 51-52। और भूदान आंदोलन को शुरुआत करने वाले तो विनोबा भावे। और किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। क्लियर है। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। नोट करिए। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। आइए हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न से कौन सी पत्रिका, याद रखेंगे निम्न से कौन सी पत्रिका मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा निकाली गई थी। बात समझ में आ रहा है? किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा निकाली गई थी। ऑप्शन में है अल हिलाल, दूसरा ऑप्शन है यंग इंडिया, तीसरा है नवजीवन या डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखना है क्या? यंग इंडिया और नवजीवन गांधी जी की है। याद रखेंगे किसकी है? गांधी जी की। तो बच कौन सी रही है? अल हिलाल। तो याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा ये निकाली गई क्या है? पत्रिका है। तो ये पत्रिका कहां से निकलती थी? कलकत्ता। याद रखेंगे कहां से? कलकत्ता से निकलती थी। और याद रखेंगे किस भाषा में? तो उर्दू। याद रखेंगे किस भाषा में? तो याद रखेंगे उर्दू भाषा की ये पत्रिका है।
उर्दू भाषा में ये कैसी पत्रिका है? उर्दू भाषा की। बात समझ में आ रहा है? तो कहां से निकलती है? तो याद रखना है ये पत्रिका कलकत्ता से निकलती है। अब आपको ध्यान से समझना है कि यंग इंडिया और नवजीवन ये पत्रिका किसकी है? गांधी जी की। क्लियर है? और ये कहां से निकलती है? कलकत्ता से। और किस भाषा में? उर्दू में निकलती है। क्लियर है? तो याद रखना है इसका आंसर क्या होगा? अल हिलाल। तो इसका आंसर टिक मार लीजिए, अल हिलाल। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, नोट करिए। ये हमारे सामने क्वेश्चन है चौथा, और चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन है भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? ऑप्शन में है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या उपयुक्त सभी को। तो उपयुक्त सभी क्या लगाए? क्या स्वामी विवेकानंद लगाए, कि क्या स्वामी दयानंद सरस्वती, क्या राजा राम मोहन राय? तो याद रखिएगा, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्लियर है? चलिए अगले 5वें क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 5वें क्वेश्चन पे, और 5वां क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा। और ये क्वेश्चन पूछने जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? आइए देख ले। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना है। बात समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन में है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बद्रुद्दीन तैयब जी की गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, और सुभाष चंद्र बोस। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना है? तो याद रखिएगा वो व्यक्ति कौन है? बीजी तिलक। लेकिन क्यों नहीं बने? तो थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए। 1918 में ना इनको बनाने की घोषणा की गई थी। याद रखेंगे कब? तो आप कहेंगे कि 1918 ईस्वी में, याद रखेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की, याद रखेंगे, बनने की क्या किया गया था? घोषणा की गई थी। कब की गई थी? तो 1918 में की गई थी। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहां कारण लग गया ना, लेकिन वेलेंटाइन, याद रखेंगे, वेलेंटाइन सिरोल, याद रखेंगे, वेलेंटाइन सिरोल, याद रखेंगे, वेलेंटाइन सिरोल के मुकदमे, याद रखेंगे, मुकदमे के पैरवी को लेकर याद रखेंगे ये लंदन चले गए थे। कहां चले गए थे? लंदन, याद रखेंगे, चले गए थे। इसी वजह से ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष क्या हुए? नहीं बन पाए। बात समझ में आ रहा है? अध्यक्षता नहीं ग्रहण कर पाए। तो याद रखना है ऐसे ये व्यक्ति हैं बीजी तिलक जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, बद्रुद्दीन तैयब जी बने हैं, गोपाल कृष्ण गोखले बने हैं, सुभाष चंद्र बोस भी बने हैं, लेकिन बीजी तिलक नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने? क्योंकि ये वेलेंटाइन सिरोल के उनके मुकदमे की पैरवी करने कहां चले गए थे? लंदन। और इधर घोषणा हुई उसी दिन 1918 में कि आपको अध्यक्ष बनना है, लेकिन उनके पैरवी में कहां चले गए थे? लंदन। इस वजह से अध्यक्ष नहीं बन पाए। तो इसका आंसर आपको लगा देना है क्या? बीजी तिलक। नोट करिए। अगले चलते हैं 6वें नंबर। हम लोग चलते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन पे, और 6वां नंबर मंदिर से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है मीनाक्षी मंदिर कहां अवस्थित है? क्वेश्चन क्या है? मीनाक्षी मंदिर कहां अवस्थित है? ऑप्शन में है चेन्नई, कोलकाता, मदुराई या महाबलीपुरम। तो आइए हम इसके बारे में कुछ बात करते हैं। मीनाक्षी जो मंदिर है, अगर आपसे पूछेगा किस शैली का बना है, तो आप कहना है द्रविड़ शैली। किस शैली का बना है? तो आपको बताना है ये किस शैली का बना है, तो आपको बताना है द्रविड़ शैली का। किस शैली का? तो आपको बताना है ये द्रविड़ शैली का बना हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना? किस शैली का बना है? द्रविड़ शैली। पूछेगा कि इसका निर्माण किस शासकों द्वारा कराया गया था। आपको अगर पूछे कि मंदुरई जो मंदिर है किस शासक द्वारा निर्माण कराया गया था, तो पांड्या शासक, याद रखेंगे किससे? तो पांड्या शासकों द्वारा इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, पांड्या शासकों के द्वारा। बोले क्लियर है? अगर आपसे पूछेगा मीनाक्षी मंदिर किस देवता की पूजा यहां पर होती है, तो शिव और पार्वती। याद रखेंगे किसकी? तो आप कहेंगे शिव व पार्वती जी की। याद रखेंगे शिव भगवान और माता पार्वती जी की क्या होती है यहां पर? पूजा होती है।
क्लियर है। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो आपको बताना है पांड्या शासक ने। किस शैली में है ये मंदिर, द्रविड़ शैली में है। और इसका आंसर आपके सामने अब दिख गया होगा कि ये कहां है, तो मदुराई में है। कहां पर है, मदुराई। क्लियर है। तो मीनाक्षी मंदिर कहां अवस्थित है, तो आपको ऑप्शन में यहां पर दिख रहा है मदुराई। नोट करिए। अगले क्वेश्चन पर चले, 7वें नंबर पे। अगले क्वेश्चन 7वें पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, युद्ध से संबंधित है और स्टार लगा लीजिएगा। यूपी पुलिस में पूछा जा सकता है या होमगार्ड में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया कब। ऑप्शन में है 1761, 1764, 1757 या 1765। आपको बताना है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो सबसे पहले जान लीजिए कि प्लासी का युद्ध याद रखना है कब हुआ था, तो 23 जून 1757। याद रखेंगे, इसकी पूरी डेट है 23 जून 1757। लेकिन यह पूछा जाएगा ये किसके किसके बीच लड़ा गया था, बात समझ आ रहा है। तो याद रखेंगे नवाब सिराजुद्दौला, ध्यान से सुनिएगा, कौन भैया, नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। और किसके किसके बीच, तो याद रखेंगे अंग्रेज था कौन, रॉबर्ट क्लाइव। याद रखना है 1757 जो प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है, उस किनके बीच हुआ था, तो आपको बताना है नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। तो प्रश्न आएगा कि ये बताइए इसमें पराजय कौन हुआ और जीता कौन। तो आपको बताना है कि भाई जो नवाब सिराजुद्दौला है ये पराजित हो गए। बात समझ में आ रहा है ना, ये क्या हो गए, पराजित हो गए। और रॉबर्ट क्लाइव का हो गया भैया, ये जीत गया। बात समझ में आ रहा है ना, ये क्या हो गया, जीत गया। तो याद रखना है ये प्लासी के युद्ध कब लड़ा गया, 1757। क्लियर है। तो पूरी डेट आपको याद करना है 23 जून 1757। किसके किसके बीच, चलिए बहुत अच्छा। तो 7वां हो गया। आप चलते हैं 8वें पर, नोट करिए अगला। तो चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। और 8वां क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहां स्थित है। ऑप्शन में लखनऊ, रामपुर, गोरखपुर या प्रयागराज। तब तक एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि इंदिरा गांधी, अगर आपको बताना है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां है, इंदिरा गांधी याद रखिएगा नक्षत्रशाला कहां है, नक्षत्र याद रखेंगे शाला कहां है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां है, इसका जवाब देना है। तब तक मैं इसका जवाब देता हूं। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहां स्थित है, रामपुर। कहां पर है, रामपुर। तो अगर आपसे पूछेगा कि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां है, तो आपको बताना है कहां, लखनऊ। कहां पर है, लखनऊ। क्लियर है। तो याद रखना है इसका आंसर क्या होगा, रामपुर। क्लियर है ना। तो इसको नोट करिए। अगले क्वेश्चन 9वें नंबर पे हम लोग चलते हैं। नोट करिए जल्दी से, फास्ट, जल्दी नोट करिए। क्वेश्चन भूगोल का आपके सामने है। 9वां क्वेश्चन आपके सामने कि विश्व का सबसे गहरा महासागर, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। ऑप्शन में है अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। ऑप्शन में क्या है, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत या आर्कटिक महासागर। आपको बताना है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर। तब तक एक क्वेश्चन और इसमें पूछते हैं कि विश्व का सबसे गहराई वाला बिंदु, अगर आपसे पूछेगा विश्व का सबसे गहराई वाला बिंदु कौन सा है, गहराई बिंदु कौन सा है, तो आपको बताना है। तो आप कहेंगे मैरियाना गर्त। कौन सा गर्त, तो आप कहेंगे मैरियाना गर्त। तो विश्व का सबसे गहराई बिंदु कौन सा है, मैरियाना गर्त। लेकिन जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा विश्व का सबसे ऊंचा बिंदु, अगर आपसे पूछेगा तो गहराई का है। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, तो आपको कहना है माउंट एवरेस्ट। याद रखेंगे कौन, माउंट एवरेस्ट। और याद रखेंगे अगर आपसे पूछेगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, बताना है जल्दी से। 8,849, 8,849 या कहीं 50 मीटर। बात समझ में आया। अच्छा यहां पर देखिए विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, बताइए।
प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत। अच्छा मैं ये पूछूं, प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? किस आकार का प्रशांत महासागर है, कौन बताएगा? तो आप कहेंगे वृत्त के समान है। किसके? वृत्त के क्या है? समान क्या है? प्रशांत महासागर। किसके समान है? वृत्त के। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तब भी क्या है? प्रशांत महासागर। क्लियर है? अगर मैं इसमें से ये पूछूं एस शेप यानी कि एस के आकार का कौन सा महासागर है, कौन बताएगा? तो आपको कहना है अटलांटिक महासागर एस आकार का है। क्लियर है? तो देखिए हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5। कितने क्वेश्चन? 5। और एक तो हम लोग कर ही रहे हैं यानी कि 6। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 10वें क्वेश्चन है 10वां, और क्वेश्चन है ईरान की राजधानी, क्योंकि इस पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर में इसका नाम प्रसिद्ध हो चुका है, ईरान और अमेरिका का युद्ध। तो हो सकता है आपके होमगार्ड और यूपीपी के पेपर में ईरान की राजधानी ही पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर हमसे कहा जाए ईरान की राजधानी क्या है, ऑप्शन में है कीव, बाकू, तेहरान या वियना। तो अगर हम कहें वियना, कहां की है? ऑस्ट्रिया। कहां की है भैया? ऑस्ट्रिया की है। बात होगी बाकू तो अजरबैजान। कहां की है? अजरबैजान। बात समझ में आ रहा है? और जो क्यू है यह है यूक्रेन की। किसकी है? यूक्रेन। यूक्रेन भी देखिएगा, रूस वाला युद्ध याद है, तो वो भी चर्चित है। तो यूक्रेन की राजधानी क्यू, और ईरान की राजधानी क्या बच रही है? तेहरान। क्लियर है ना? आइए अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का, देखिए नीचे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान? तो आपको क्या बताना है? उत्तर प्रदेश जो है राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्या किया गया है? शुरू किया गया है। क्लियर है? तो ईरान की तेहरान और सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहां शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश। नोट करिए, अगले पे चलें। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन में है जॉन मथाई, राजकुमारी कौर, बलदेव सिंह या के षणमुखम सेठी। तो याद रखिएगा ध्यान से, इसका आंसर तो बलदेव सिंह होगा कि प्रथम रक्षा मंत्री थे। यहां पर अगर आपसे पूछेगा कि भारत के प्रथम वित्त मंत्री, भारत के प्रथम अगर आपसे पूछेगा कि वित्त मंत्री कौन थे, तो आपको बताना है के षणमुखम सेठी थे। कौन थे? षणमुखम सेठी। अगर आपसे पूछेगा कि भारत के पहले रेलवे मंत्री, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो आपको बताना है जॉन मथाई। बात समझ में आ रहा है? पहली महिला कैबिनेट मंत्री, पहली महिला याद रखेंगे कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और किस विभाग की थी? स्वास्थ्य विभाग। किस विभाग की? स्वास्थ्य विभाग की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी कौर। तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। नोट करिए। आज क्वेश्चन है और स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन रिजर्व बैंक से जरूर पूछा जाता है। तो स्टार लगा लेते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में है 1934, 1935, 1937, 1938। तो आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं बढ़िया से। इसको हम कहते हैं आरबीआई, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे पूछेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस एक्ट के तहत आया, तो 1934। ठीक है, और याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि ये बताइए इसकी स्थापना, तो आपको बताना है 1 अप्रैल 1935। याद रखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। किस एक्ट के तहत? 1934। आरबीआई किस आयोग के तहत इसकी स्थापना की गई थी? यंग हिल्टन। याद रखेंगे, इसका नाम याद कर लीजिएगा, यंग हिल्टन आयोग। याद रखेंगे, यंग हिल्टन आयोग से आरबीआई क्या था? बना हुआ था। अगला क्वेश्चन आएगा
ध्यान सुनिएगा, आरबीआई का प्रारंभिक हेडक्वार्टर कहां था? तो आपको बताना है कोलकाता। कहां था? कोलकाता। लेकिन अगर आपसे पूछे वर्तमान हेडक्वार्टर कहां है, तो आपको बताना है मुंबई। बोले क्लियर है? और याद रखिएगा, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। बोले क्लियर है? क्या कहा जाएगा? बैंकों का बैंक। और इसके पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। याद रखिएगा, इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो याद रखिएगा ऑसबॉर्न, याद रखिएगा स्मिथ। याद रखना है कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। क्लियर है? तो आरबीआई रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935। किस एक्ट के तहत आया? 1900। ये किस आयोग से संबंधित है? यंग मिल्टन। इसका प्रारंभिक पहले कहां इसका हेडक्वार्टर था? वर्तमान में कहां है? तो बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को। और इसकी स्थापना कब हुई? तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 15वें पर। क्वेश्चन है 14 नंबर का, और 14 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर से संबंधित है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन कह रहे हैं कंप्यूटर की आईसी चिप्स, बात समझ में आ रहा है? इंटरग्रेटेड सर्किट जो चिप होती है प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? ऑप्शन में है क्रोमियम, सिलिकॉन, सीसा या तांबा। तो याद रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन कंप्यूटर के जनक, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कंप्यूटर के जनक। तो सबकी आवाज आ रही है, चार्ल्स बेबेज। याद है ना सबको? लेकिन अब की बार आवाज फिर आनी चाहिए। कंप्यूटर का पहला वायरस कौन है? कंप्यूटर का पहला वायरस, आवाज आनी चाहिए, क्यों बंद हो गई? कंप्यूटर का पहला वायरस कौन सा है? बताइए, कंप्यूटर का पहला वायरस कौन है? तो याद रखना है क्रीपर। कौन है? क्रीपर। तो अच्छा ये बताइए, क्रीपर के जनक कौन है? क्रीपर के जनक कौन है? बताना है आपको कि क्रीपर के जनक कौन है। अच्छा, जनक तो बता दिए आप तुरंत तगड़े से कि चार्ल्स बेबेज है। अब पहला वायरस कौन है? तो क्रीपर है। तो बताइए कि जनक कौन है? तो आपको बताना है बॉब थॉमस। कौन है? बॉब थॉमस। लेकिन एक क्वेश्चन और बताइए, एक क्वेश्चन और बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर से ही संबंधित है, और जल्दी बताना है, साइबर क्राइम के जनक कौन है? साइबर क्राइम के जनक कौन है? साइबर क्राइम के जनक कौन है? बताना है आपको, साइबर क्राइम के जनक कौन है? जैसे कंप्यूटर का युवक चार्ल्स बेबेज, पहला वायरस की क्रीपर, याद रखेंगे कौन है? क्रीपर। और जनक इसके कौन है? बॉब थॉमस। तो साइबर क्राइम के जनक तो यही है, कौन? बॉब थॉमस। तो आईसी चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी है? सिलिकॉन। याद रखेंगे किसकी बनी है? सिलिकॉन। तो इसको लगा लीजिएगा टिक। 14वें नंबर का क्वेश्चन है, इसके आगे चलते हैं। 15वें क्वेश्चन पर, और 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हम लोग हैं। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहां स्थित है? ऑप्शन में है बुलंदशहर, सोनभद्र, मिर्जापुर और ललितपुर। सब उत्तर प्रदेश के जिले हैं, और आपको बताना है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहां है, किस जिले में है उत्तर प्रदेश के। तो याद रखना है कहां पर है? सोनभद्र। लेकिन एक चीज सुनिए, सोनभद्र के बारे में ध्यान से सुनिएगा। एकमात्र ऐसा जिला, उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों की सीमा साझा करता है। कितने राज्यों? 4 राज्यों की सीमा को क्या करता है? साझा करता है। ध्यान से समझिएगा कौन कौन से हैं ये 4 राज्य, कौन कौन से आपके 4 राज्य हैं कि सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश है सर, एकदम सही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, एकदम सही है। अगला है बिहार, ये भी सही है। और एक और राज्य है जो है झारखंड। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो 4 राज्यों से सीमा क्या करता है? साझा करता है। एक क्वेश्चन और, अगर आपसे पूछेगा
कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक कहां पाई जाती है? तो सोनभद्र। याद रखिएगा, सर्वाधिक एसटी शेड्यूल ट्राइब्स सर्वाधिक कहां पाया जाता है? तो आपको बताना है सोनभद्र में पाया जाता है। और एकमात्र जिला जो 4 राज्यों की सीमा साझा करता है कौन है? सोनभद्र। और गोविंद पंत सागर जलाशय कहां पर है भैया? सोनभद्र। क्लियर है? चलिए अगले पे चलते हैं, 16वें पर नोट करिए। 16वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लगा है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन में कनिंघम, जेम्स प्रिस्पे, मैक्स मुलर या व्हीलर। पहला क्वेश्चन बताइए कि कुल शिलालेख अशोक के कितने थे? कुल शिलालेख कितने थे अशोक के? कौन बताएगा? अशोक के शिलालेख कुल कितने थे? ऑप्शन दे रहे हैं, बताइए। 35, 32, 30 या 16। ऑप्शन है कि कुल शिलालेखों की संख्या कितनी थी अशोक के? अशोक के कुल शिलालेख कितने थे? तब तक आइए यहां पर बात करते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आपको बताना है जेम्स प्रिस्पे ने। अच्छा, मैक्स मुलर तो याद रखेंगे यह मध्य एशिया के थे। कहां के थे? मध्य एशिया के। और इन्होंने बताया था कि आर्यों का मूल स्थान कहां है? मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास स्थान कहां पर है? तो याद रखिएगा मध्य एशिया। तो कुल शिलालेख कितने हैं भैया? तो आपको बताना है 33। कुल शिलालेखों की संख्या 33। चलिए अगले क्वेश्चन पे तैयार रहिए, 17वें नंबर पर है। 17 नंबर का, उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्थान कहां अवस्थित है? भातखंडे संगीत संस्थान कहां है? ऑप्शन में है वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद या आगरा। इलाहाबाद यानी कि अब इसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। तो आपको बताना है कि भातखंडे संगीत संस्थान कहां है? तो आपको बताना है लखनऊ। कहां पर है भैया? लखनऊ। ठीक लगा लीजिए, लखनऊ। अगले पे चलते हैं 18वें नंबर पर। क्वेश्चन को देखें, पॉलिटी का क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या आयरलैंड। तो बताना है आपको कि एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है। बताइए सब लोग, किस देश से? इस पर टिक मार दिया जाए। चलिए सभी लोग बता रहे हैं कनाडा, और कुछ लोग हैं कि आयरलैंड पर भी लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले जान लीजिए, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता नहीं है। कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। बात समझ में आ रहा है? और याद रखिएगा एकल नागरिकता भारत में है। कहां पर है? भारत में। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए किस भाग में है नागरिकता, तो भाग 2। याद रखेंगे किस भाग में है, तो आपको बताना है भाग 2 में है। संविधान में कुल भाग कितने हैं? 22 और आर्टिकल 395 और अनुसूची 12। तो अगर आपसे पूछेगा कि भाग 2 में है तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आपको बताना है यह है अनुच्छेद, याद रखेंगे 5 से 11 तक। याद रखेंगे कहां से कहां तक? 5 से 11 तक। क्लियर है? अगला ध्यान से समझेंगे, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो आपको बताना क्या है? ब्रिटेन। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व याद रखेंगे लिया गया है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 19वां। नोट करिए, क्वेश्चन है 19 नंबर का, आकर है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, वायुमंडल में परतें कितनी हैं? अगर आपसे पूछेगा कि परतें कितनी हैं, तो आप बताना है आपको कि सर ये देखिए ये एक फिगर है, इसके तहत हम बताएंगे आपको। बात समझ में आ रहा है? तो पृथ्वी है, ये क्या है भैया? पृथ्वी। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक मंडल क्षोभ मंडल।
कौन सा मंडल भैया? क्षोभ मंडल। और भैया इसमें याद रखना है क्या? मौसम, आंधी, तूफान याद रखेंगे, यानी कि मौसम संबंधी घटना किसमें होती है? क्षोभ मंडल। याद रखेंगे मौसम संबंधी घटना क्षोभ मंडल। क्लियर है? आइए, यहां पर होता है समताप मंडल। क्या होता है? समताप मंडल। और इसी से एक लेयर होती है ओजोन मंडल। याद रखेंगे कैसी? ओजोन मंडल। और याद रखेंगे तो पूछा जाता है कि ओजोन मंडल परत वायुमंडल की किस परत में? तो आपको बताना है समताप। रुके रहिए, अभी और आगे सुनिए। याद रखेंगे इसी के बाद आता है एक मंडल, क्योंकि परत पूछ रहा है, आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। और इसी के बाद आता है एक और, यहां रहता है मध्य मंडल। बात समझ में आ रहा है? और यहां पर रहता है आयन मंडल। ठीक है, यहां पर थोड़ा गलती हो गई, इसके लिए माफी। अब आगे चलते हैं। आयन मंडल, और यहां पर होता है एक्सोस्फीयर, यानी कि वही मंडल। क्लियर है? तो याद रखना है कि क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे नजदीक का मंडल क्षोभ मंडल। तो पूछेगा कितनी परतें हैं? 1 2 3 4 5। तो आप बता दीजिएगा, सब 5 परतें होती हैं वायुमंडल में। क्लियर है? तो यहां पर आंसर क्या होगा? समताप। नोट करिए। तो 20वें क्वेश्चन पर, 20वां क्वेश्चन यूपी स्पेशल से आ गया। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस जिले से है? झांसी। कहां से है? झांसी से है। बात समझ में आ रहा है? तो ये किस नदी पर निर्मित है? तो आपको बताना है बेतवा। लेकिन एक क्वेश्चन बताइए, रानी लक्ष्मीबाई के याद रखेंगे पति का नाम क्या था? कौन बताएगा? रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम बताइए। रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम है? तेज बोलिए, तेज। क्या नाम था? बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। तो याद रखना है गंगाधर राव। याद रखेंगे क्या नाम था? तो गंगाधर राव। बोले क्लियर है? आइए, अगर ये कहें कि रानी लक्ष्मीबाई प्रौद्योगिकी कॉलेज कहां है? रानी लक्ष्मीबाई प्रौद्योगिकी कॉलेज कहां है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको बताना है झांसी। कहां पर है? आईआईटी जो कॉलेज है रानी लक्ष्मीबाई, वो कहां पर है? तो झांसी में। और ये किस नदी पर निर्मित है? तो बेतवा। ठीक है, अगले क्वेश्चन 21वें पे चलते हैं। नोट करिए। नंबर 21 पे हम लोग आ गए, और क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है लोकसभा में शून्यकाल यानी कि 0 हावर की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? ऑप्शन में है 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे या अनिश्चित। तो याद रखिएगा लोकसभा में जो शून्यकाल है ये संसदीय प्रक्रिया है, संसदीय प्रणाली प्रक्रिया है। बात समझ में आ रहा है ना? कैसी प्रक्रिया है? संसदीय प्रणाली प्रक्रिया है। और याद रखेंगे इसकी अवधि कितनी होती है? 1 घंटा। लेकिन कब से कब तक? 12 से 1। याद रखेंगे कब से कब तक है? तो याद रखेंगे 12 से 1 को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। और याद रखिएगा यूपी स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है कौन सा? कि लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी है? 1 घंटा। क्लियर है? नोट करिए। अगले पे चलते हैं 22वें क्वेश्चन पे। आइए 22वें नंबर का क्वेश्चन, मानव शरीर में एनीमिया रोग, कौन सा रोग? एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन है आयोडीन, कैल्शियम, लोहा या फास्फोरस। अच्छा, आयोडीन से याद रखेंगे घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग? घेंघा रोग। याद रखेंगे ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्र में होता है। ये ज्यादातर कहां होता है? पर्वतीय क्षेत्र में घेंघा रोग होता है। आपको देखिएगा बहुत क्षेत्रों में घेंघा रोग आपको मिल जाएंगे, यहां पर सूजा रहता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो याद रखना है क्या? किसके कमी से? आयोडीन की कमी से। कैल्शियम याद रखेंगे अगर हड्डी उड्डी कमजोर है तो कैल्शियम की गोली क्या करता है? डॉक्टर दे देता है कि लीजिए ये गोली डेली खाइए, हड्डी कमजोर है आपकी। बात समझ में आ रहा है? तो कैल्शियम की गोली भी चलाई जाती है जिसकी कैल्शियम की कमी होती है। बात समझ में आ रहा है? अगला है लोहा। तो एनीमिया रोग किसकी कमी से, किस तत्व की कमी से होता है? तो आप कहेंगे लोहा यानी कि आयरन। क्या है भैया? आयरन। और आयरन की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर ने सलाह दिया है भैया कि पालक खाना है,
सुनिएगा, पालक खाना है, गुड़ खाना है, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद हरे पत्तेदार सब्जी, और इस गर्मी में यही खाएंगे तो ठीक ही है। पालक तो नहीं मिलेगा, लेकिन हरे पत्तेदार सब्जी जरूर मिलेगा, जैसे लौकी है, बात समझ में आ रहा, पात गोभी भी है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप खाइए, करेली है गर्मी में खाने की चीजें, गुड़ है, चना भी लेकर खाइए, क्लियर है। तो याद रखना है क्या, आयरन होता है, लोहा को क्या कहते हैं, आयरन। तो एनीमिया रोग किस तरह की कमी से होगा, लोहा, क्लियर है, नोट करिए। अगला चलते हैं 23वें नंबर पे। वहां आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में है अलीगढ़, भदोही, मुरादाबाद या फिरोजाबाद। तो याद रखिएगा, कालीन दो जगह प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर और याद रखेंगे भदोही, भदोही, बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर अगर मिर्जापुर और भदोही दोनों ऑप्शन दिया गया तो मिर्जापुर लगाएंगे, और मिर्जापुर नहीं दिया रहेगा तो क्या लगाएंगे, भदोही। कालीन जो है याद रखेंगे उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। मुरादाबाद अगर पूछेगा तो पीतल नगरी, बात समझ में आ रहा है ना, पीतल नगरी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो आपको कहना है मुरादाबाद। फिरोजाबाद चूड़ी के लिए, याद रखेंगे चूड़ी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो आपको कहना है फिरोजाबाद। अलीगढ़ ताले के लिए, याद रखेंगे ताले व चाबी के लिए कौन सा प्रसिद्ध जिला है, तो अलीगढ़। और बांसुरी के लिए क्या बताए थे, पीलीभीत, ठीक है। तो कालीन के लिए आपको बताना है कौन सा, भदोही जिला। तो याद रखेंगे बनारस से ज्यादा दूर नहीं है, क्लियर है। इलाहाबाद जाते समय बीच में पड़ता भदोही, तो वहां पर आप कालीन क्या है, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो हम लोग चलेंगे 24 नंबर पे, नोट करेंगे 24 नंबर का, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में हिमालय, एंडीज, रॉकीज या अल्पस। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज, क्लियर है सबको। चलिए अगले पे चलते हैं 25 नंबर पे। क्वेश्चन कह रहा है 25वां, उत्तर प्रदेश में गोपाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बात समझ में आ रहा है। तो गोपाल याद रखेंगे किससे संबंधित है, गाय, और गाय क्या देती है, दूध। तो याद रखना है, तो याद रखना है क्या कि गोपाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, दुग्ध उत्पादन में। किस में, दुग्ध उत्पादन में। तो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान मान लीजिए, ठीक है। चौथा स्थान प्रथम स्थान माना जाता है। और दुग्ध का संबंध किस क्रांति से है, श्वेत क्रांति, ये भी ध्यान देना है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध से। चलिए इसको टिक लगा लीजिए, दूध गोपाल पुरस्कार से क्या है, संबंधित है। अगले पे चलते हैं 26वें पर। आइए हम लोग चलते हैं 26वें नंबर के क्वेश्चन पर। और 26वां नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन में 2001, 2005, 2009, 2010। आरटीआई का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो याद रखिएगा ये 2005 में क्या हुआ था, पारित हुआ था, क्लियर है। अगर आपसे पूछे आरटीई, राइट टू एजुकेशन, क्या पूछे, राइट टू एजुकेशन, बात समझ में आ रहा है। तो ये याद रखेंगे कब, 2009। और याद रखेंगे शुरुआत कब हुई थी, 1 अप्रैल 2010 को याद रखेंगे, ये शुरुआत मानी जाती है। तो याद रखना यहां पर क्या होगा, 2005 सूचना का अधिकार। अगले पे चलते हैं 27 पर, नोट करिए। 27 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए, और आपके सामने 27 नंबर क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था। ऑप्शन में है सुभाष चंद्र बोस, हसरत मोहानी, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद। क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखिए दो क्वेश्चन आता है, इंकलाब किसने लिखा और नारा किसने दिया, बात समझ में आ रहा है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लिखा किसने, यानी कि इसके लेखक कौन है, अगर आपसे पूछे कि इसके लेखक कौन है, तो आपको बताना है हसरत मोहानी। कौन है, हसरत मोहानी। और याद रखेंगे नारा किसने दिया, भगत सिंह। तो इंकलाब जिंदाबाद, तो याद रखेंगे किसने कहा था,
भगत सिंह। क्लियर है? तो आगे चलते हम लोग हैं 28वें नंबर पे, नोट करिए। आइए, क्वेश्चन है साइंस का 28 नंबर का क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान, किसके दौरान? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहा जाता है भैया। अब आता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, एक होता है छोड़ते हैं कौन सी गैस, और एक होता है ग्रहण करते हैं कौन सी गैस। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, यानी कि CO2, और छोड़ते क्या है हम लोग? O2। प्रकाश संश्लेषण के समय छोड़ते क्या है? O2। कौन? पौधे। क्लियर है? तो O2 पौधे क्या करते हैं? छोड़ते हैं O2, ग्रहण करते हैं CO2। इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो आप कहेंगे ऑक्सीजन, और छोड़ते ग्रहण कौन करते हैं? CO2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अगला चलते हैं 29वां नंबर। 29 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, ठीक है, चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता है? ऑप्शन में है सोनभद्र, बी है बांदा, सी है ललितपुर, डी है हमीरपुर। हमीरपुर जानते हैं किसमें जाना जाता है? गुड़। याद रखेंगे, किसके लिए? गुड़ और रेशा के लिए। गुड़ और रेशा के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? हमीरपुर। ठीक है, और बांदा याद रखिएगा, चीनी मिट्टी के लिए क्या होता है? जाना जाता है उत्तर प्रदेश का जिला। क्लियर है सबको? तो आइए हम लोग चलते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन पे, लिख लीजिए जल्दी से। 30वें नंबर का क्वेश्चन, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्वेश्चन पूछ रहा है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भैया? ऑप्शन में है केरल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। अब ध्यान से सुनिएगा, बात करेंगे किसकी? केरल की। तो केरल का अगर आपसे पूछेगा कि केरल का क्या है? कथकली। याद रखेंगे केरल का क्या है? तो आपको बताना है कथक कली। क्लियर है? और उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक। लेकिन अगर आपसे पूछेगा आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, याद रखेंगे क्या है? कुचिपुड़ी। याद रखेंगे क्या? आंध्र प्रदेश का है। और इसको याद करने का तरीका कि अंधे लोग क्या है? कचिपुड़ी, यानी कि देखते नहीं है, कच्ची है कि पकी हुई है। तो आंध्र यानी कि कुचिपुड़ी। तमिलनाडु भारतनाट्यम। भारतनाट्यम अगर पूछेगा किसका है तो तमिलनाडु का है। तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश। तो हमारा 30 क्वेश्चन हो गया। अगले पे चलते हैं 31वें नंबर पे। क्वेश्चन 31वां, उत्तर प्रदेश में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में भैया? महाराजगंज, इटावा, चित्रकूट या सोनभद्र। तो ये नेपाल की सीमा को साझा करता है कौन? तो आप पूछेंगे महाराजगंज। बात समझ में आ रहा है? तो यहीं पर याद रखिएगा, महाराजगंज में ही गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र क्या है? स्थापित किया गया है। इटावा को कहा जाता है लायन सफारी। लायन सफारी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो इटावा। क्लियर है? तो 31वां नंबर का क्या होगा? महाराजगंज गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र। नोट करिए। अगले पे चलते हैं 32वें पर। हमारे सामने 32वां और 33वां क्वेश्चन लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन B12 कौन सा धातु पाया जाता है? सबसे पहले इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम। तो आपको बताना है साइनोकोबाल्मिन। क्या है? साइनोकोबाल्मिन इसका क्या है? रासायनिक नाम है। और पूछ रहा कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपको बताना है कोबाल्ट धातु। विटामिन B12 में कौन सी धातु? कोबाल्ट। क्लियर है? अकबरनामा की रचना किसने किया था? ऑप्शन में फेजी, बीरबल, अबुल फजल या तोडरमल। बात समझिएगा, तो अकबरनामा की रचना किसने किया? तो अबुल फजल ने। याद रखिएगा किसने किया? अबुल फजल। क्लियर है? अगला चलते हैं 34वें नंबर पे। नोट करिए जल्दी से 34वें नंबर के क्वेश्चन पे। और सरल क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। चाय के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम,
कर्नाटक या तमिलनाडु। सबसे पहले ये जान लीजिए क्वेश्चन, पहला जीआई टैग ना, अगर आपसे पूछेगा कि पहला जीआई टैग, ठीक है, पहला जीआई टैग किसे मिला था, तो चाय को ही मिला था। और ये चाय किसको, दार्जिलिंग, किसको मिला था, दार्जिलिंग के चाय को। तो भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, असम। क्लियर है सबको, तो नोट करिए। अगले पे चलते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन में है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 पूछ रहा है, भारत का कौन सा, 102, 105, 101, 127वां। सबसे पहले जानिए हंगर मतलब भूखमरी में, ठीक है, भूखमरी इंडेक्स में 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, 102। और 24 में 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, 105। अगर मैं पूछूं कि कुल कितने देश इसमें शामिल थे, कुल देश कितने शामिल थे, अगर आपसे पूछें कि बताइए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुल कितने देश शामिल थे बताना है, तो 123। याद रखेंगे कितने, 123 देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या थे, शामिल थे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 2025 में 102। चलिए अगले पे चलते हैं, नोट करिए। इस नंबर हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए इधर। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कानपुर, आगरा, मुरादाबाद, ए व बी। तो आपको क्या बताना है, ए व बी, यानी कि कानपुर भी है, आगरा भी है। लेकिन जब ए व बी ना दिया रहे कोई और देगा तो आपको आगरा मारना है, और जब आगरा नहीं दी रहेगा तो क्या लगाना है, कानपुर। क्लियर है, तो चमड़ा उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है, ए व बी, यानी कानपुर और आगरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 37 नंबर के। हम लोग आ गए हैं अब 37वें नंबर क्वेश्चन पर, और 37वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहां स्थित है। ऑप्शन में है आजमगढ़, बलिया, प्रतापगढ़ या रायबरेली। आपको जवाब देना है कि सुरहा ताल पक्षी विहार कहां स्थित है, तो आपको इसमें ऑप्शन क्या लगाना है, बलिया। कहां पर है सुरहा ताल पक्षी विहार, तो आपको कहना है बलिया। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 38वें पर। नोट करते हैं, हमारे सामने है 38वां क्वेश्चन, और 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, ऑप्शन में है भाखड़ नागला, टिहरी बांध, हीराकुंड या सरदार सरोवर। तो आपको बताना इसमें है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपको कहना है टिहरी बांध है। बात समझ में आ रहा है ना, कौन सा बांध है, टिहरी बांध। याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध है, नोट करिए। अगला 39वें नंबर पे चलते हैं। हम लोग चलते हैं 39वें नंबर के क्वेश्चन पे। आपके सामने है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में है 12 जनवरी, 25 जनवरी, 15 अगस्त या 26 नवंबर। तो यहां सबसे नीचे देखिए लिखा है 26 नवंबर, यह संविधान दिवस मनाया जाता है। अब ये हाल ही में एसआई का पेपर हुआ है, उसमें पूछा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस। बात करते हैं 15 अगस्त, तो आप कहेंगे सर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बात समझ में आ रहा है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको कहना है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी, और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस। क्लियर है, नोट करिए। अगला चलते हैं 40वें नंबर के क्वेश्चन पर। तो चलते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन पे, और 40 नंबर का क्वेश्चन करंट अफेयर का है, स्टार लगा लीजिएगा। और आने वाला क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम, याद रखेंगे सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में सिक्किम जो राज्य है उसका राज्यपाल यानी कि गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन पढ़िए, ओम प्रकाश माथुर, लक्ष्मण प्रसाद, शिव प्रसाद शुक्ला या गुलाब चंद्र कटारिया। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे घोषित किया गया है, तो आपको बताना है ओम प्रकाश माथुर। याद रखिएगा किसको बनाया गया है, ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का नया राज्यपाल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 41वें पर। हमारे सामने क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन, देखेंगे हम लोग। और क्वेश्चन का रहा, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। हमसे पूछ रहा है सहायक नदी, इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक करिएगा, गलती मत कर दीजिएगा। गंगा ऑप्शन में है, यमुना भी है, गोदावरी भी है और चंबल भी है। बात समझ में आ रहा है। तो आपको जवाब देना है कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको बताना है यमुना।
और ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि इसका उद्गम कहां से होता है, तो याद रखना है ये पूछा गया क्वेश्चन है, कहां से उद्गम, तो यमुनोत्री, याद रखेंगे, ग्लेशियर से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। अच्छा पूछे गंगा की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। कितनी है, 2525 किलोमीटर। याद रखेंगे किसकी लंबाई है, तो आप कहेंगे गंगा की लंबाई है। बोले क्लियर है। और गोदावरी की कितनी है, 1465 किलोमीटर। गोदावरी की कितनी है, 1465। तो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो गई, यमुना। चलिए अगले पे चलते हैं, 42 नंबर पे नोट करिए। 42 नंबर का क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन है, इसको पढ़ा जाए, आइए देखते हैं। 42 नंबर का, मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के किस आंख पर बनता है। ऑप्शन में है कॉर्निया, रेटिना, आइरिस या पुतली। आपको बताना है कि मनुष्य की जो आंख है वो किस भाग पर वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनाता है। बात समझ में आ रहा है, तो आपको क्या बताना है, रेटिना। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे नेत्रदान के समय कौन सा दान किया जाता है, कौन सा, तो आपको आंख में कौन सा भाग, तो कार्निया। यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, नेत्रदान के समय याद रखेंगे कॉर्निया क्या किया जाता है, दान किया जाता है। क्लियर है। तो आपको यहां पर आंसर आपको क्या दिख रहा है, रेटिना, जो वस्तु पर क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है। नोट करिए 43 नंबर पे। 43 पर यूपी स्पेशल का क्वेश्चन लगा है। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सफेद सोना किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सफेद सोना, ऑप्शन में है आलू, कपास, गन्ना या दूध। अगर हम बात करें दूध की, तो उत्तर प्रदेश में इसका प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान किसका है, तो दूध का है। बात समझ में आ रहा है। सभी राज्यों में प्रथम स्थान किसका है, हमारा उत्तर प्रदेश। दूध से संबंध अगर आपसे पूछा जाए, एक चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड, याद रखेंगे क्या चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से है। अगर यह पूछा जाए ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था, तो आपको बताना है 1970। कब चलाया गया, तो 1970 में याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। अगर आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का, याद रखेंगे प्रथम स्थान गन्ना में भी है। प्रथम स्थान किसमें है, तो आपको कहना है गन्ना में भी है। ठीक है। आलू को याद रखिएगा गोल क्रांति से संबंधित है। किस क्रांति से, गोल क्रांति से। तो सफेद सोना किसे कहा जाएगा, कपास। उत्तर प्रदेश का सफेद सोना कपास। और चलते हैं 44वें नंबर पर, नोट करिए। 44 नंबर के क्वेश्चन पर आपके सामने है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। ऑप्शन में है पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीर चक्र या ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आपको बताना है भारत रत्न है। कौन सा है, भारत रत्न। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 45 नंबर पे टिक लगा लीजिए इसको। नंबर का क्वेश्चन स्टैटिक जीके, ठीक है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है WHO का मुख्यालय कहां है। WHO इसका फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। अगर आपसे पूछेगा ये बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी। इसको अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, तो 7 अप्रैल 1948। याद रखेंगे कब हुई थी, तो स्थापना आप कहेंगे सर 7 अप्रैल 1948। अगर आपसे पूछेगा सर इसका हेडक्वार्टर, तो आपको कहना है सर जिनेवा। याद रखेंगे कहां पर है, जिनेवा। और याद रखना है 7 अप्रैल को इसी वजह से विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो अगर आपसे पूछेगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948। और इसका मुख्यालय कहां है भैया, जनेवा। ठीक लगाइए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 46 नंबर। 46 नंबर के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। इधर कंप्यूटर में, किसमें, कंप्यूटर में www का पूर्ण रूप क्या होगा। 3 बार W है, उसका पूछ रहा फुल फॉर्म क्या होगा, पूर्ण रूप क्या है। वर्ल्ड वाइड वेबस्ट्रीमिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वर्क वेब। तो देखिए ध्यान से समझिए, इस www का फुल फॉर्म आपका याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड वेब। तो अगर आपसे पूछे कि इसके खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता
वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता कौन है? तो टिम्स बर्नली, याद रखिएगा कौन है? टिम्स, याद रखेंगे टिम्स बर्नली, याद रखना है टिम या टिम्स बर्नली, कुछ भी आप कह सकते हैं, या टिम्स का लीजिए, टिम का लीजिए, टिम बर्नली कहीं मिलता है, कहीं टिम्स बर्नली मिलता है। क्लियर है सबको? अगर मैं ये पूछूं फेसबुक के, अगर आपसे पूछा जाए फेसबुक के जनक, तो याद रखेंगे मार्क जुकरबर्ग, याद रखेंगे मार्क जुकरबर्ग। तो ये फेसबुक के क्या माने जाते हैं? जनक। तो हमारा कंप्यूटर में www का पूर्ण रूप क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। हमारा बी ऑप्शन सही होगा, बी फॉर बैट वाला। नोट करिए। अगले चलते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन पर। 47 नंबर के क्वेश्चन पर आपके सामने लगा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ा जाए। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? अगर आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है, ऑप्शन पढ़िए। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या केरल। तो याद रखना है मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। अगर आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश तो सोयाबीन, याद रखेंगे सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। मसालों का बगीचा, याद रखेंगे मसालों का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है केरल। उत्तर प्रदेश आपको बताना है गन्ना, दूध, बात समझ में आ रहा है ना, गेहूं, इन सब उत्पादक राज्य में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्लियर है ना? तो आपको बताना है कि मूंगफली में उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपको गुजरात लगाना है। अगला नंबर चलते हैं 48, नोट करिए। हमारे सामने है ज्योग्राफी का क्वेश्चन 48 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन पढ़िए। बुध है, शुक्र है, मंगल है या बृहस्पति है। क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपको बताना है क्या? शुक्र। कौन सा ग्रह है? शुक्र है। अगर मैं पूछूं लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। अगर आपसे कहे आयरन ऑक्साइड वाला, आयरन ऑक्साइड किस ग्रह में पाया जाता है, तो आपको कहना है मंगल ग्रह में पाया जाता है। ठीक है। अगर मैं पूछूं पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, बुध। अगर मैं पूछूं कि पृथ्वी के है ना, हाँ, सूर्य के, याद रखेंगे। ठीक है। तो सूर्य के याद रखेंगे सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो आपको बताना है बुध। क्लियर है ना यहां तक? तो आइए 48वें क्वेश्चन का आंसर, हमारा आंसर सही होगा शुक्र, गर्म ग्रह। अगला चलते हैं 49 पे, हम लोग पहुंच चुके हैं। नोट करिए 49 नंबर के क्वेश्चन पर 50 पूरा होने जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा। और ऑप्शन पढ़ते हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जी या बाल गंगाधर तिलक। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करते हैं तो सुनिएगा, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक। बात समझ में आ रहा है ना? किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। अगर आपसे पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस, अगर आपसे पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम, तो द इंडियन स्ट्रगल, याद रखेंगे क्या नाम है? द इंडियन स्ट्रगल, याद रखेंगे इस पुस्तक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। अगर महात्मा गांधी की बात करेंगे तो यंग इंडिया, याद रखेंगे क्या नाम है? यंग इंडिया, नवजीवन, याद रखेंगे नवजीवन। तो ये इनकी पुस्तक का नाम है। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला चलते हैं 50 नंबर वाले पर, नोट करिए जल्दी से। पास हम लोग आ गए हैं 50 नंबर के क्वेश्चन पर, 50वां क्वेश्चन। ठीक है। और करंट अफेयर का है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन में कह रहा है डॉक्टर वी रामानारायण, के सिवान, जी सतीश रेड्डी या एस सोमनाथ। तो ध्यान से समझिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है इसरो का इंडियन, याद रखेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, कभी कभार फुल फॉर्म ही पूछ देता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछे कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी रामानारायण, याद रखेंगे कौन है? डॉक्टर वी रामानारायण। नोट करिए। अगले पे चलते हैं 51 नंबर पे।
नोट करिए, 51 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन का रहा है, करंट अफेयर का है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? ऑप्शन में है महेश काले, प्रजाक्ता माली, सुबोध भावे या कैलाश सत्यार्थी। तो याद रखना है, इसका आंसर होगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 कैलाश सत्यार्थी को अभी हाल ही में क्या किया गया, यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। नोट करिए, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन फिर आ गया हमारे सामने 52 नंबर का, ज्ञानपीठ सम्मान 2026 हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? दामोदर मोजो, विनोद कुमार शुक्ल, राम भद्राचार्य या आर वेरा मुथु। तो आपको बताना है दामोदर मोजो को ज्ञानपीठ सम्मान से क्या किया गया है, नवाजा गया है। क्लियर है, नोट करिए। अगला चलते हैं 53वां नंबर। 53 नंबर का क्वेश्चन, जलियांवाला बाग, याद रखेंगे हत्याकांड हुआ है कब? 5 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 29 अप्रैल 1919, 1 अप्रैल 1919। जलियांवाला हत्या बाग जो हत्याकांड है, यह पंजाब के अमृतसर में हुआ है। कहां पर हुआ है? पंजाब के अमृतसर में हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड में याद रखेंगे जनरल ओ डायर, याद रखना है, क्या नाम है? तो आप कहेंगे जनरल ओ डायर ने, याद रखिएगा, आदेश दिया था गोली मारने का जलियांवाला हत्याकांड कांड में। लेकिन जनरल ओ डायर को याद रखेंगे ब्रिटेन में जाकर उधम सिंह ने क्या किया था, गोली मार दिया था। तो क्वेश्चन आता है कि जनरल ओ डायर को गोली किसने मारी थी? उधम सिंह ने। तो हमारा क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था भैया? 13 अप्रैल 1919। ठीक लगाइए, 13 अप्रैल 1919। अगला चलते हैं 54 नंबर, 54 नंबर के क्वेश्चन पर, और 54 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन में है कावे मदानी, वेल्फ्रेड गुडसाल्ट, गूटर स्लोसाल या टेकन ओकी। आपके सामने ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं, भारत का जल पुरुष, भारत का, याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए जल पुरुष तो राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। बात समझ में आ रहा है ना? कौन है? राजेंद्र प्रसाद। आइए, तो हमने बताया भारत का जल पुरुष कौन है? राजेंद्र प्रसाद, या देख लीजिएगा राजेंद्र सिंह। दोनों में कुछ भी आप हो सकता है, एक बार मिला लीजिएगा। क्लियर है? तो आइए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि जल पुरस्कार 2026 हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो कावे मदानी, याद रखेंगे, क्या नाम है? कावे मदानी। ठीक लगा लीजिए, 54 नंबर का ए ऑप्शन सही है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार। अगला चलते हैं हम लोग 55 नंबर पे, ठीक है, नोट करिए 55 नंबर पे, ठीक है। तो याद रखना है राजेंद्र सिंह लगा लीजिएगा, ठीक है, मिला लीजिएगा राजेंद्र प्रसाद में, नोट करिए। 56 नंबर के क्वेश्चन पर आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया 1909, 1919, 1930, 1932। आपके सामने है कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया। अब यहां पर ध्यान सुनिए, रॉलेट एक्ट क्या था? तो आप कहेंगे बिना वकील, ध्यान सुनेंगे, बिना वकील, बात समझ में आ रहा है, और बिना अपील, बात समझ में आ रहा है ना? क्या हमने बोला? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील। याद रखेंगे, बिना दलील वाला कानून कौन सा कहलाया? तो आपको कहना है रॉलेट एक्ट। और ये भारत में कब आया? 1919। ये स्वतंत्रता छीनने का अंग्रेजों का ये था कि अगर आपको गिरफ्तारी हो जाएगी तो बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला ये कानून था, रॉलेट एक्ट। कब आया? तो 1919। ठीक लगा लीजिए। अगला चलते हैं 57 नंबर पे। 57 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, और नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ गया कि हेमिस नेशनल पार्क कहां अवस्थित है। ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है लद्दाख, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो याद रखना है, उत्तराखंड में आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा? जिम कार्बेट, याद रखेंगे, नेशनल पार्क अगर आपसे पूछेगा कहां पर है तो आपको बताना है जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। और हमारा हेमिस कहां पर है? लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख में। याद रखिएगा,
कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क। तो चलिए टिक लगा लिए लद्दाख पर। अगला चलते हैं 58 नंबर पे, नोट करिए 58 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। बरदौली सत्याग्रह, जो बरदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने दिया था? वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू? आपके सामने है बरदौली सत्याग्रह। तो याद रखेंगे बरदौली सत्याग्रह में, याद रखना है बरदौली सत्याग्रह में याद रखेंगे यहां की महिलाओं ने याद रखेंगे वल्लभ, याद रखेंगे क्या नाम है? वल्लभ भाई पटेल जी को याद रखेंगे सरदार की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि? सरदार। तो पूछा जाता है सरदार की उपाधि कहां की महिलाओं ने दिया था? बरदौली सत्याग्रह। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या होगा? बरदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करता वल्लभ भाई पटेल। 58 नंबर का क्वेश्चन है। अगला चलते हैं 59 नंबर पे। 59 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ती है? ऑप्शन है मनाली एवं जम्मू, मनाली एवं लाहौर, श्रीनगर एवं लेह या श्रीनगर एवं जम्मू। आपके सामने है कि जोजिला जो सुरंग है कहां से कहां तक जुड़ी हुई है, किस स्थानों को जोड़ती है? तो आपको बताना है श्रीनगर एवं लेह को जोड़ती है। बात समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन को नोट करिए। अगला हम लोग पहुंचते हैं 60 नंबर यानी कि 60वें क्वेश्चन पर। नोट करिए जल्दी से। लगे हैं 60 नंबर के क्वेश्चन पर। आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, हवा महल कहां स्थित है? आपको बताना है कि हवा महल कहां स्थित है। ऑप्शन में है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर। ऑप्शन आपके सामने लगा है कि हवा महल कहां स्थित है, तो आपको बताना है कहां पर है? जयपुर। और इस जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पिंक सिटी। याद रखेंगे पिंक सिटी वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है कि जयपुर है। पिंक सिटी वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है जयपुर है। तो हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन हवा महल कहां स्थित है, तो आपको क्या बताना है? जयपुर। नोट करिए जल्दी से। अगले पे चलते हैं 61 नंबर पे। हम लोग चलते हैं 61 नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कर रहा है अटल सुरंग यानी कि रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? अटल सुरंग की 8.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर, 10.02 किलोमीटर या 11.02 किलोमीटर। आपको बताना है ये अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। क्लियर है? नोट करिए। अगले नंबर पे चलते हैं 62 नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पे चलते हैं 62 नंबर के क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? याद रखेंगे क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई या कोयम्बटूर। ध्यान से समझिए एक चीज। बात करेंगे कानपुर, तो ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। उत्तर भारत का अगर आपसे पूछेगा मैनचेस्टर, याद रखेंगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा कोयम्बटूर, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो आपको बताना है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। मुंबई की अगर हम बात करेंगे, सूती वस्त्र की राजधानी, अगर आपसे कहेगा सूती वस्त्र की अगर आपसे कहे राजधानी, तो आपको बता देना है सर मुंबई है। और भारत का मैनचेस्टर अगर आपसे कहेगा, तो आपको क्या बताना है? अहमदाबाद। क्लियर है? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? अहमदाबाद को टिक मारिए। हमारा 62 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं 63 पे। नोट करिए जल्दी से। हमारा क्वेश्चन 63 नंबर का क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन में है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां। तो आपके सामने ऑप्शन है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को। याद रखेंगे किस मुगल बादशाह को? तो आप कहेंगे कि जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब। तो हमारा 63 का आंसर सी होगा। लगा लीजिए। अगला चलते हैं 64 नंबर पे। नोट करिए जल्दी से। हमारा क्वेश्चन है 64 नंबर का, BARC बार्क कहां स्थित है? सबसे पहला इसका हम देखेंगे फुल फॉर्म।
तो आप कहेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, यानी कि भाभा अनुसंधान, याद रखेंगे क्या नाम है, भाभा अनुसंधान, यानी कि परमाणु अनुसंधान कर लीजिए, परमाणु, याद रखेंगे अनुसंधान केंद्र। अगर आपसे पूछे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां है, तो आपको ऑप्शन में दिया है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद, तो आपको क्या बताना है, मुंबई की चेन्नई में है, तो आपको बताना है मुंबई कहां पर है, तो आपको बताना है बार कहां पर है, मुंबई में। क्लियर है, जिसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो याद रखेंगे कहां पर है, मुंबई। आइए अगले हम लोग चलेंगे कहां पर, 65 नंबर पे, नोट करिए के क्वेश्चन पर। 65 नंबर का क्वेश्चन करा, नमस्ते योजना कब लॉन्च हुई? ऑप्शन में है 2018, 2023, 2021 या 2024। तो आपको बताना है कि नमस्ते योजना कब लॉन्च हुई। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, 2023 में नमस्ते योजना के क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। क्लियर है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 66 नंबर के क्वेश्चन पे। 66 नंबर का क्वेश्चन, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, फुटबॉल या गोल्फ। तो आपको बताना है फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल। तो एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए, तो फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं इसका जवाब दीजिएगा। अब हमारा आंसर आ गया, थॉमस कप का कौन है? फुटबॉल। 66 नंबर का नोट करिए। ऑप्शन है, क्वेश्चन हम लोग आ गए 66 नंबर पे, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश डॉट 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 किस जिले में है? लखनऊ, नोएडा, कानपुर या वाराणसी। आपके ऑप्शन में लखनऊ, नोएडा, कानपुर या वाराणसी आपके ऑप्शन में है। तो याद रखिएगा कहां पर है, कानपुर। लखनऊ में है अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम, याद रखेंगे कौन सा स्टेडियम? इकाना स्टेडियम, याद रखिएगा ये कहां पर है? लखनऊ में। और वाराणसी में ना अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनने जा रहा है, पास बन जा रहा है, और बन भी गया होगा, कुछ हद तक पूरा भी काम हो गया है, मोदी जी का एरिया है वो, बात बन जा रहा है। तो याद रखना है कानपुर इसका क्या होगा आंसर। क्लियर है, नोट करिए जल्दी से। सामने है यूपी स्पेशल, ठीक है। तो यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? साफ साफ एक लाइन में जानिए, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? ऑप्शन में है बस्ती जिला, जौनपुर, वाराणसी या लखनऊ। तो याद रखना है आपका क्या सही हो सकता है इसमें, कौन सा ऑप्शन? तो आपको बताना है वाराणसी। क्या सही होगा? वाराणसी। लेकिन एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूं, आप इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी, न्यायिक राजधानी कौन सी है? तो आप बताइए कि न्यायिक राजधानी, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है? तो आपको बताना है क्या? प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज। उच्च न्यायालय कहां पर है इसका? प्रयागराज। बात समझ में आ रहा है? तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज। तो चलिए हम लोग चलते हैं 68 नंबर पे, नोट करिए। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? 68 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण, ठीक है, ब्लड का फिल्टर किस अंग में होता है, यानी कि शुद्धिकरण किस में होता है? ऑप्शन में है हृदय, किडनी, फेफड़ा या यकृत। देखिए भैया कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। यकृत का मतलब होता है लीवर, याद रखेंगे क्या होता है? लीवर। तो याद रखेंगे क्या होगा? किडनी। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? किडनी में होता है। ये चीज आपको याद करना होगा, ठीक है। अब चलते हैं 69 नंबर के क्वेश्चन पर, नोट करिए। आइए हम लोग चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर में पित्त यानी कि बाइल का निर्माण कहां होता है? ऑप्शन में है अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय या तिल्ली में। आइए थोड़ा ध्यान से समझिए एक चीज। अगर हम बात करेंगे पित्त की थैली, किसकी बात करेंगे? पित्त की थैली जो होती है ना, वो नाशपाती के आकार की होती है। किसकी? नाशपाती के आकार की। अगर इसमें एक बार अगर पथरी हो गई तो याद रखिएगा
कोई दवा इसका इलाज तो नहीं है, बात समझ में आ रहा है। इसका एक ही इलाज है कि पित्त की थैली को क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। मल्टीपल में है तो निकाला जाएगा, एक कैलकुलस है तब भी क्या होगा, निकाला जाएगा। क्लियर है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा, पित्त की थैली अगर आपसे कोई कहे कि लाइए हम निकाल देंगे तो कोई निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि ये पैक है, जाएगा कहां। बात समझ में आ रहा है ना। किडनी की पथरी वो भी गल सकती है, बात समझ में आ रहा है। यूरिन ब्लैडर के माध्यम से किडनी पथरी निकल सकती है, लेकिन वो भी ज्यादा एमएम का है तो दिक्कत है। बात समझ में आ रहा है। 3 mm 2 mm का पथरी है तो वो गल सकता है किडनी में, लेकिन 10 mm 20 mm का है तो उसका भी क्या है, तब दिक्कत आपको कर सकता है। लेकिन अगर कोई कहे पित्त की थैली का लाइए हम दवा दे देंगे निकल जाएगा, 6 महीना झेलाएंगे सब पैसा लेकर, उसके बाद वो नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो याद रखना है, क्वेश्चन पूछ रहा है पित्त का निर्माण कहां होता है, तो यकृत। क्लियर है, नोट करिए। अगला चलते हैं 70 नंबर के क्वेश्चन पे। आइए हम लोग चलते हैं 70 नंबर के क्वेश्चन पर, और 70 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां स्थित होगा। ऑप्शन में है प्रयागराज, बी ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, सी ऑप्शन है मेरठ, डी ऑप्शन है लखनऊ। बात समझ में आ रहा है। तो आपको बताना है कि पहला खेल विश्वविद्यालय कहां होगा, मेरठ। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगले 71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सामने क्वेश्चन है और स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 71वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां स्थित है। ऑप्शन में लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद या मेरठ। ध्यान सुनिएगा, स्टॉक एक्सचेंज का उद्घाटन किसने किया था उत्तर प्रदेश में। तो अगर आपसे पूछे कि स्टॉक एक्सचेंज का उद्घाटन कब हुआ था, तो 27 अगस्त 1982 को। कब हुआ था, 27 अगस्त 1982। और याद रखेंगे उस समय वित्त मंत्री कौन थे, तो आपको बताना है प्रणब मुखर्जी। कौन थे, प्रणब मुखर्जी। याद रखिएगा कौन थे, प्रणब मुखर्जी। याद रखेंगे इसका उद्घाटन कब हुआ था, 27 अगस्त 1982 को, और किसने किया था, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी। ठीक है। अच्छा, इसको मान्यता कौन दिया है, मान्यता कौन दिया है, कौन सी संस्था, तो आप कहेंगे सेबी। कौन दिया है, सेबी। और सेबी का फुल फॉर्म तो आप कहेंगे सिक्योरिटी, याद रखेंगे सिक्योरिटी एक्सचेंज, याद रखेंगे एक्सचेंज बैंक, याद रखेंगे एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, याद रखेंगे इंडिया। अगर आपसे पूछेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो आप कहेंगे लखनऊ। कहां पर है, लखनऊ। क्लियर है। सेबी का मुख्यालय कहां है, लखनऊ। तो बताना कि स्टॉक एक्सचेंज कहां स्थापना हुई, कानपुर। क्लियर है ना। तो नोट करिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 72 नंबर पे। आइए हम लोग चलते हैं 72 नंबर के क्वेश्चन पर। आपके सामने क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, मतलब उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। ऑप्शन में है मार्च 2000, अप्रैल 2000, नवंबर 2000, जुलाई 2000। अच्छा, हम ये पूछे कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी। ये नहीं मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है। तो ये पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ, तो नवंबर 2000 में। याद रखिएगा कब अलग हुआ, नवंबर 2000 में उत्तराखंड से। उत्तराखंड अलग हो गया किससे, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो इसको नोट करिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 73 नंबर पे। हम लोग चलते हैं 73 नंबर के क्वेश्चन पर, और आपके सामने पॉलिटी का क्वेश्चन, संविधान का क्वेश्चन लगा हुआ है। आइए पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, यानी कि अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख है। बात समझ में आ रहा है ना। ऑप्शन में है 110, 112, 123 या 108। तो आइए नीचे से स्टार्ट करते हैं, कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। 108 ध्यान से समझिए, संयुक्त बैठक। याद रखेंगे संयुक्त बैठक। अगर पूछेगा कौन बुलाता है, तो आपको कहना है राष्ट्रपति बुलाता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये किसमें लिखा है, 108। अगर ये पूछा जाए आज तक संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई है, 3 बार। याद रखेंगे कितनी बार बुलाई गई है, 3 बार। क्लियर है। और कब कब बुलाई गई है, इसका जवाब आप तैयार रखिए। क्लियर है। आइए अगर हम बात करते हैं 123 राष्ट्रपति अध्यादेश। याद रखेंगे राष्ट्रपति का अध्यादेश किस आर्टिकल में है, तो याद रखेंगे 123। और 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वित्त विधेयक। याद रखेंगे वित्त विधेयक पेश करना, ये किसमें है, किस आर्टिकल के तहत,
110 और वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट किसमें है 112। तो नोट कर लीजिए 108 का क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा कि संयुक्त बैठक कितनी बार आयोजित हुई 3 बार और कब कब हुई ये तीनों के बारे में आपको बताना है। क्लियर है? तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए अगला क्वेश्चन 74 नंबर का, आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन हमारे सामने है 74 नंबर का। क्वेश्चन कर रहा है उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहां पर? बलरामपुर, इटावा, महाराजगंज या पीलीभीत। बब्बर शेर सफारी कहां के लिए प्रसिद्ध है? तब तक आइए हम पूछते हैं क्वेश्चन एक और बताना है आपको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाइट सफारी पार्क कहां है, अगर आपसे पूछे व्हाइट सफारी पार्क कहां है, सफारी पार्क कहां है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाइट सफारी पार्क कहां पर है तो आपको बताना है प्रयागराज। कहां पर है? प्रयागराज। बोले क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाइट सफारी पार्क कहां पर है? प्रयागराज। अच्छा बब्बर शेर सफारी कहां पर है तो आपको कहना है इटावा। कहां पर है? इटावा। लेकिन एक क्वेश्चन और जवाब दीजिए, कछुआ रिजर्व केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां है? कछुआ याद रखेंगे, रिजर्व केंद्र कहां है? रिजर्व केंद्र कहां है? इसका जवाब दीजिए आप लोग। कछुआ रिजर्व केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां है? किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपको बता देना है गोंडा। कहां पर है? गोंडा। क्लियर है? नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला आंसर हमारा ये इटावा हो गया। अगला 75 नंबर पे चल रहे हैं हम लोग, नोट करिए जल्दी से। हमारे सामने 75 नंबर यूपी स्पेशल का क्वेश्चन लगा है। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल। ऑप्शन में मक्का, गन्ना, गेहूं, धान। तो आपको क्या ऑप्शन इसमें लग रहा है? तो याद रखेंगे गेहूं। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है तो आपको बताना है सर गेहूं है। क्लियर है? तो लिख लीजिए इसको, 75 नंबर का आंसर सी। अगला चलते हैं 76 नंबर, नोट करिए। हम लोग हैं 76 नंबर पे और 76 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल, बात समझ में आ रहा है कौन है? ऑप्शन में है वाणिज्यिक फसल का ऑप्शन है जूट, कपास, गन्ना या तिलहन। अच्छा प्रमुख फसल इसके पहले हमने बताया क्या था? गेहूं। वाणिज्यिक फसल पूछेगा तो क्या बताएंगे? गन्ना। क्लियर है ना? प्रमुख फसल क्या है? गेहूं। वाणिज्यिक फसल गन्ना। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पे चलिए, 77 नंबर का लगाइए जल्दी से। हम लोग हैं 77 नंबर के क्वेश्चन पर आ गए और क्वेश्चन है कर्मा लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश के किस जिले से है या किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है सोनभद्र, ब्रजभूमि या बुंदेलखंड या लखनऊ। बात समझ में आ रहा है? अच्छा बताना है कि कर्मा लोक नृत्य कहां का है? सोनभद्र। अगर पूछे बुंदेलखंड का तो आपको बताना है कि धुरिया, धुरिया लोक नृत्य कहां का है तो आपको बता देना है धुरिया लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। और कर्मा कहां का है? सोनभद्र का। अगर पूछे कजरी, कजरी मिर्जापुर, कजरी कहां का है तो आप कहेंगे सर मिर्जापुर का है। क्लियर है? अगर पूछेगा कजरी कहां का है? मिर्जापुर। और सोनभद्र का कर्मा और धुरिया कहां का है? बुंदेलखंड। नोट करिए। अगले क्वेश्चन 78 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 78 नंबर का है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना, कौन सी योजना? किसान बही योजना लागू की गई थी 1970, 1992, 1975, 1990। आपको बताना है किसान बही योजना याद रखेंगे किसानों के लिए लागू की गई थी कब? 1992 में। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, किसान बही योजना 1992। अगले क्वेश्चन पे चलिए जल्दी से, नोट करिए। नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करिए। अगला क्वेश्चन आइए 79 नंबर का क्वेश्चन है सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? ठीक है, सैयद सलार मेला। ऑप्शन पढ़ते हैं आजमगढ़, आगरा, बहराइच या सहारनपुर। तो आपको बता देना है सर कहां पर लगता है तो आप कह दीजिएगा सर बहराइच में लगता है। क्लियर है? लेकिन अगर आपसे पूछेगा कैलाश मेला कहां लगता है? आगरा। कैलाश मेला कहां लगता है तो आगरा। और आजमगढ़ के बगल में एक जिला है अंबेडकर नगर। अंबेडकर याद रखेंगे, अंबेडकर नगर में एक मेला लगता है गोविंद शाह का। याद रखेंगे कौन सा मेला? गोविंद शाह का मेला। याद रखना है कौन सा मेला? गोविंद शाह। ठीक है? अगर आपसे कहे कैलाश मेला कहां लगता है? आगरा में। और सैयद सलार का मेला बहराइच। अगर आपसे पूछे खिचड़ी मेला
खिचड़ी मेला, तो गोरखपुर याद रखना है, गोरखपुर खिचड़ी मेला याद रखेंगे। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जो हैं वहीं पर लगता है, जहां उनका मतलब मठ है वहीं पर खिचड़ी मेला का आयोजन होता है, बड़ी मतलब सिक्योरिटी के साथ। बात समझ में आ रहा है ना, सिक्योरिटी के मामले में कोई ढिलाई नहीं रहता है, सिक्योरिटी के मामले में कोई ढिलाई नहीं सरकार में, ठीक है। तो याद रखना है खिचड़ी मेला कहां लगता है, तो आपको बता देना है गोरखपुर, क्लियर है। और सैयद सलार कहां लगता है, बहराइच, नोट करिए। अगले लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद 80 नंबर, लास्ट हमारा क्वेश्चन है 80 नंबर का। और क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ। बात समझ में आ रहा है, ऑप्शन में है 1999, 2000 या 2001, 2002। आपको बताना है कि स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया। तो याद रखिएगा कब शुरू किया गया, 2001 में, क्लियर है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन को पढ़िए, ये पार्ट 2 का मैराथन है और इस मैराथन को पढ़िएगा। एक मैराथन इसके पहले डाउनलोड है और ये क्वेश्चन जितना लिखाए हैं इसको पढ़िए। ये यूपी पुलिस और होमगार्ड के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है, तो इसको जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, नोट कर लीजिए।